अब जैसे चेक कर लो साउंड हो। हाँ चलिए बेटा, विलंब हुआ इसके लिए सॉरी। शुरुआत करते हैं। क्या टॉपिक था हम लोगों का बेटा जिस पे बात हो रही थी? हाँ हाँ, तो एक्चुअल में हम लोग बात कर रहे थे कि केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है संविधान में, तो एक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था बेटा, विधायी संबंध। फिर से प्रक्रिया कराएं? नहीं नहीं, अब घर पे करिए, आंख बंद करिए और अनुच्छेद बोलिए और फील करिए उसमें क्या है। तो अभी हम लोग हैं बेटा 255 से 263 के रेंज में, यानी केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। तो दो अनुच्छेद हम लोगों ने शायद चर्चा किया है बेटा। कौन कौन सा? 256 और, हाँ वेरी गुड। क्या था बेटा? बोले। हाँ बोल के बताइए। हाँ हाँ, ये कह सकते हैं कि संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के अनुपालन करने के लिए अ, राज्य के प्रशासनिक सिस्टम को निर्देशित कर सकता है, कह सकता है। अच्छे शब्द का प्रयोग करें। ये अधिकार है केंद्र के पास। और मुझे लगता है कि इसका उपयोग सबसे ज्यादा वहां होता है जब आप देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट वही है हम लोगों का हिस्सा, कि आपातकालीन उपबंध। तो उसमें आप ये देखते हो कि केंद्र जनता द्वारा चुनी हुई राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक आधार होना चाहिए। और वो आधार यह है कि राज्य सरकारें संवैधानिक आधार पर ना चल रही हूँ, वो निरंतर संविधान को उल्लंघन कर रही हूँ। अब ये कैसे पता चलेगा उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं, सपना देख रहे हैं? अरे भाई एक बात मुझे बताइए कि राज्य में अगर दूसरी पार्टी की सरकार है तो केंद्र तो बहाना ढूंढेगा कि बहाना मिले और इनको ले डूबे। तो अब ये प्रमाणित तो होना चाहिए ना। इसमें एक मामला है, वो जरा सुन लें। इसमें यह कहा गया कि यदि राज्यपाल ऐसा प्रतिवेदन दे, यानी राज्यपाल ऐसा प्रतिवेदन केंद्र सरकार को भेजे कि राज्य की सरकार संवैधानिक आधार पर नहीं चल रही है। अब राज्यपाल कौन बला है वो आपको ढंग से पता है, तो राज्यपाल भेजे तो ये बर्खास्त कर सकते हैं। राज्यपाल तो भेज ही देगा, बस एक इशारा करने की जरूरत है, भेजो तो भेज देगा भाई। वो तो केंद्र का प्रतिनिधि बैठा ही हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा है कि केंद्र का प्रतिनिधि राज्य में क्यों बैठाया गया? केंद्र का एक प्रतिनिधि राज्य में क्यों बैठाया गया? वो इसीलिए को निगहबानी करता रहे कि कहीं राज्य संविधान के इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं विभाजन की प्रवृत्तियां तो नहीं हो रही हैं। अगर उसको ऐसा दिखा तो तुरंत केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेगा, महामहिम को भेजेगा कि अब राज्य सरकार संवैधानिक आधार पर नहीं चल रही है, और फिर 356 का प्रयोग होगा। लेकिन 356 के प्रयोग करने का अधिकार केंद्र के पास है, इसका तो दुरुपयोग भी हो सकता है। जहां जहां दूसरी पार्टी की सरकारें हैं, जिन राज्यों में, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई जगह बना के उनको ले डूबिए। जैसे अभी आपने पश्चिम बंगाल में देखा, पंचायतों का चुनाव हो रहा था। इतना उपद्रव तो मैंने भारत में किसी प्रदेश में नहीं देखा होगा पंचायतों के चुनाव में। खुलेआम बैलेट बॉक्स लेके भाग रहे हैं, मर्डर हो रहा है, बमबाजी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, ऐसा तो कहीं नहीं होता। एक तो बहुत अच्छा बहाना था कि केंद्र सरकार ये कह दे कि आपकी सरकार संवैधानिक आधार पर नहीं चल रही है। लेकिन इसमें एक पेच ये फंस गई कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, एक हियरिंग में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 356 का प्रयोग तो आप कर सकते हो, लेकिन हम इसकी जांच करेंगे कि आपको जो लगा वो ठीक लगा कि नहीं लगा। यानी राज्य की सरकारें संवैधानिक आधार पर नहीं चल रही हैं, इसकी तो हम जांच करेंगे कि आपको कैसे लग गया और उसमें तथ्य है कि नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सरकार को फिर से बहाल कर देंगे, जिसका उदाहरण आपने देखा होगा। उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बर्खास्त किया था इन लोगों ने, हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, कहा नहीं
सरकार रहेगी। तो ऐसा नहीं है बेटा कि कोई दादागिरी कर सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि 356 को आखिरी हथियार के रूप में प्रयोग करिए, पहले हथियार के रूप में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आखिरी हथियार का मतलब यह है कि जब आपके पास कोई विकल्प ना बचे, तो अभी आपके पास एक विकल्प है, वो 256 है। पहले आप राज्य को निर्देश दीजिए, और राज्य अगर उस निर्देशों का पालन उसके बाद भी नहीं करता, तो फिर 356 का प्रयोग करिए, चेतावनी दीजिए। पहले 57 में क्या था बेटा, कोई बता सकता? इसमें भी राज्यों को निर्देश की ही बात है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन है, वो सार्वभौमिक नहीं है, स्पेसिफिक कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है बेटा, संचार व्यवस्था की स्थापना अगर करनी हो तो केंद्र सरकार राज्यों को ऐसा निर्देश दे सकता है। किसी सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना हो, किसी जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग बनाना हो, इस विषय पर भी केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। अब जाहिर सी बात है कि ये सड़क किसी एक राज्य में तो होती नहीं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो खाली एक ही राज्य में तो होते नहीं, हो सकता है 4-4, 5-5 राज्यों से होके जा रही हो। तो हर राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाएगा कि भाई अपने अपने इलाके में आप उसको मैनेज करिए। क्लियर है? और हम तो खैर मैनेज करेंगे ही पूरा। क्लियर है बेटा? तीसरा कहा गया रेलवे की सुरक्षा, क्योंकि रेलवे भी हर राज्य में चलती है, तो रेलवे की ओवरऑल सिक्योरिटी तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन जिसके राज्य में रेलवे चल रही हो वो राज्य भी तो सिक्योरिटी ले ले थोड़ा सा। अब इसमें चौथी परेशानी ये आई, ये सब करने में बेटा हो सकता है कुछ अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, और हो क्या सकता है, पक्का धन खर्च होगा। और राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति आर्थिक सहयोग करने की है या नहीं है, ये तो राज्य सरकार जाने। आप अनावश्यक बर्डन तो नहीं डाल सकते ना किसी राज्य सरकार पे, वो कह देगी हमारे पास पैसा ही नहीं है, क्या कर लेंगे आप? पैसा दीजिए, हम कर दे रहे हैं, इसमें तो हम माहिर हैं। ये कहा गया कि फिर अगर ऐसा होगा, एक समझौता होगा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, और समझौता यही होगा कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, ये सब समझौता हो जाएगा, और उसका आर्बिट्रेटर होगा सुप्रीम कोर्ट, यानी उसकी निगहबानी करता रहेगा सुप्रीम कोर्ट। आपने जो वचन दिया था उसका आप पालन कर रहे हो, यही था 57। अब लिख लें, हेडिंग बनाए, कृत्यों का हस्तांतरण। आप पूरा सेंटेंस लिख लो, प्रशासनिक कृत्यों का हस्तांतरण। प्रशासनिक कृत्यों का क्या बेटा, हस्तांतरण। मतलब यह है कि अरबी दो सरकार है ना, एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है, दोनों के प्रशासनिक सिस्टम बने हुए हैं, दोनों के प्रशासनिक अधिकार हैं अपने अपने इलाके में। बोल नहीं रहो, थोड़ा समझने का प्रयास करिए बेटा, मुश्किल नहीं है, क्वाइट इजी। एक केंद्र की सरकार है, बोले बेटा, एक हमारे यहाँ राज्य की सरकार है, प्रशासन इनके यहाँ भी है, बोले, और प्रशासन इनके यहाँ भी है। इनका जो प्रशासन है वो संघ सूची के विषय में होगा, बोल नहीं रहे, इनका प्रशासन किस पे होगा बेटा, संघ सूची पे होगा। इनका प्रशासन राज्य सूची के विषय में होगा। बैठ लीजिए। अब यह है कि थोड़ा सा बीच में है बेटा, असुविधा होगी समझने में, क्योंकि विषय की जानकारी है नहीं, थोड़ी सी परेशानी होगी विषय को समझने में। हम प्रयास करेंगे कि आप थोड़ा सा मैनेज कर पाए। दो सरकारें हैं बेटा हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्थाओं में, एक केंद्र की, एक राज्य की। हमारे संविधान में शक्तियों को बांट दिया गया कि भाई केंद्र के पास फलाना फलाना शक्ति होगी, राज्य के पास फलाना फलाना शक्ति होगी। तो कई प्रकार की शक्तियां हैं,
इसमें एक शक्ति है प्रशासनिक शक्ति। जैसे कुछ कार्य हैं जो केंद्र सरकार करती है, प्रशासनिक कार्य, कुछ प्रशासनिक कार्य राज्य सरकार करती है। अब हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 और 12 में इस बात को बड़े विस्तार से बताया गया कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य राज्यों को सौंप दे, या क्या कभी ऐसा संभव है कि राज्य सरकार अपने कुछ कार्य केंद्र को सौंप दे? बोल नहीं रहे। तो क्या हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान है कि ऐसी स्थितियां हैं जिसमें केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक अधिकार राज्यों को दे सके, या राज्य सरकारें अपने कुछ प्रशासनिक अधिकार केंद्र को दे सके? अब जैसे मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं, जैसे सेना, ये केंद्र का विषय है, पुलिस राज्य का विषय है, बोलने बेटा। अब ये क्या कि राज्य सरकार अपना पुलिस का कुछ कार्य केंद्र को सौंप सकता है। जैसे आपको पता है कि पुलिस में हर भर्ती, हर रिक्रूटमेंट, हर परीक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है कि सिपाही की भर्ती होगी नहीं होगी, कब होगी, कितनी होगी, ये केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं। सेना में कब भर्ती होगी, अग्निवीर योजना चलेगी, धमाका योजना चलेगी, इससे राज्य सरकार को कोई लेना देना नहीं। बोल नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है कि संघीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य के कानून व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। संविधान में साफ साफ पट्टा है, न यहाँ संघ हस्तक्षेप कर सकता है, न राज्य सेना में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन मान लो युद्ध की स्थिति आ गई, तो क्या केंद्र सरकार राज्य पुलिस का उपयोग कर सकती है? कि भाई ऐसी जरूरत पड़ जाए कि हर राज्य अपने अपने पुलिस के कुछ जवानों को भेजे, देश खतरे में है, तो क्या संविधान में इस तरह के प्रावधान लिखे गए हैं? हम लोग शायद इसी पे बात कर रहे हैं। उन स्थितियों पे चर्चा करनी है जिसमें केंद्र सरकार क्या अपने कृत्य राज्य को सौंप सकते हैं, क्या ऐसी स्थितियां हैं कि राज्य भी अपने कार्य केंद्र को सौंप सकते हैं। दूसरा ये कि ऐसा करने में क्या बाध्यकारी हो, तो थोड़ा सा इसको समझिए। राज्य सरकारें अगर अपना कार्य केंद्र को सौंप दें तो राज्य सरकारें बहुत चालाक हैं, वो अपना सब काम सौंप देंगे, है ना, और कहेंगे आप झेलो। अगर ये संभव हो तो राज्य सरकार पुलिस का सारा उत्तरदायित्व केंद्र को सौंप दे, आप ही भर्ती करो, आप ही तनख्वाहें दो, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार से जिम्मेदारी लेगा नहीं। और कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें बड़ी राजनीति होती है, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में है ना, तो भर्ती वर्तियों में यहाँ बहुत राजनीति होती है, तो जहां इनको लगेगा कि इसमें बवाल हो सकता है वो केंद्र को सौंप देंगे, आप झेलो। तो अब क्या ये जबरदस्ती है या उनकी मर्जी से होगी, समझना होगा। तो हेडिंग बनाइए बेटा सभी लोग, प्रशासनिक कृत्यों का, प्रशासनिक कार्यों का हस्तांतरण। अब हम लोग संविधान के बेटा समाप्ति की ओर हैं, ठीक है, तो वो नए मित्र जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी तकलीफ दे हो, नहीं पाओगे अभी, बहरहाल हम प्रयास कर रहे हैं। जब कोई विषय जीरो से शुरू हो ना बेटा, जैसे कोई सब्जेक्ट जब जीरो से शुरू हो, प्रारंभ से, उस दिन से मेरी गारंटी शुरू हो जाएगी। अभी मेरी कोई गारंटी नहीं, लगभग 77 लेक्चर बीत चुके हैं, हम उसको नहीं बता पाए आपको। तो अभी इकोनॉमिक्स शुरू होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, वहां से हम समझाएंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन एक बड़ी भारी परेशानी होती है कि हर बच्चा अपनी सुविधा के अनुसार आता है। हम अभी चिल्लाएं कि कल से नया बैच शुरू हो रहा है, कै जने आएंगे? कोई सुनेंगे ही नहीं, कोई सुन के कान से निकाल देंगे। आएंगे तब जब रात में सपना अपना देख लेंगे। अचानक कोई सपना अपना आया लाल बत्ती उत्ती वाली गाड़ी का, तो एकदम से चल पड़ेंगे कि आप बन के ही निकलेंगे। एक परेशानी है, लेकिन घबराइए नहीं, वो सब हो जाएगा। बहरहाल प्रशासनिक कृत्यों का बेटा हस्तांतरण, हेडिंग बनाइए, ये सब संविधान में लिखा हुआ है बेटा। तो आर्टिकल 257 तक बात हो गई है बेटा, है ना, आगे लिखें। 258 आर्टिकल 258 अनुच्छेद 258, ये कई क्लास में बटे, तो 258(1), 258(2) ऐसे कर करके, तो 258(1) लिखिए, लिखें। राज्य सरकारों की सहमति से, पढ़िए और थोड़ा महसूस भी करिए। राज्य सरकार की सहमति से
केंद्र की सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य, कृत्य माने कार्य, केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य राज्य को सौंप सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, राज्य सरकार की सहमति से संघ की सरकार या केंद्र की सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य राज्यों को सौंप सकती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो जरा समझिए। इसमें डिफरेंस ये है कि पहले राज्य सरकार से पूछ लिया जाएगा कि आप इसके लिए तैयार हो। अगर राज्य सरकार उसके लिए तैयार हो तो कुछ कार्य राज्य सरकारों को सौंपा जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। राज्य सरकार ये सहमति दे कि आपके फलाना कार्य को हम कर पाएंगे, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास लोग हैं, तो हम कर पाएंगे। यानी केंद्र सरकार जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा? वही 58(2) लिखे, आर्टिकल 58(2) नीचे। और उदाहरण से समझिए बेटा, जैसे नहीं लिखने पे आमादा मत रहिए, लिखने से कुछ होगा नहीं, लिखा लिखाया हम उपलब्ध करा देंगे, वो कोई इशू नहीं है। समझने का प्रयास करिए। जैसे जब हमारे यहाँ चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं, तो आप देखते हैं कि इलेक्शन तो केंद्र का विषय है, चुनाव आयोग केंद्र का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लेख है चुनाव आयोग का, जो भारत में चुनाव कराता है। स्थानीय चुनावों को छोड़ के स्थानीय जो चुनाव होते हैं, यानी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, इसका चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। ये बता सकते हैं बेटा, अन्यथा मत लीजिएगा, जैसे चुनाव आयोग है किसका किसका चुनाव कराता है, अगर कुछ आइडिया हो तो। बैठ के वेरी गुड। लोकसभा कराता ही है। हाँ, ये तो व्यवहार से ही महसूस हो जाता है। विधान नहीं। अब देखिए, ये सब आप लोगों से प्रत्याशा नहीं है, आप लोगों से प्रत्याशा ये कि आम व्यक्ति जैसा नहीं बोलना है। हम लोग प्रतियोगी छात्र हैं ना, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों का जो बोलना होगा वो थोड़ा क्लियर होगा। आम आदमी से आप पूछोगे तो वो भी आप जैसा बोल रहे हो बोल देगा, क्योंकि वो देख ही रहा है क्या हो रहा है। हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं बेटा, निर्वाचन होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं, पहले ये नजर रखिए और फिर देखिए कि निर्वाचन कौन कौन कराता है। हम तो बार बार यही पूछा इस बार। अरे मुझे लगता है यही आईएएस में पूछा है या पीसीएस में पूछा है, पीसीएस में पूछा। हमारे यहाँ निर्वाचन कौन कौन होता है बेटा, पहले इस पर नजर रखिए। जैसे आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत निर्वाचन होते हैं सर, नहीं नहीं बहुत नहीं है बेटा, हम बता रहे हैं ना, आप ध्यान रखिए। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, हमारे यहाँ राज्यसभा का चुनाव होता है, हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा माने एमएलए का चुनाव होता है, और हमारे यहाँ विधान परिषद का चुनाव होता है, एमएलसी का चुनाव होता है। बोल नहीं रहे, बस इतने ही चुनाव कराता है चुनाव आयोग। जितना मैंने नाम लिया, इतने ही चुनाव को ऑर्गेनाइज कराता है कौन बेटा, चुनाव आयोग। किसका किसका? राष्ट्रपति का। कल को पूछेगा राष्ट्रपति का चुनाव कौन आयोजित कराता है, तो बता देंगे चुनाव आयोग कराता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है बेटा? इलेक्शन कमीशन कराता है। लोकसभा माने एमपी का जो चुनाव होता है वो कौन कराता है? वो तो व्यवहार में ही हम लोगों को पता, अभी 24 में चुनाव होगा, पता ही चल जाएगा कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है। राज्यसभा भी है हमारे यहाँ, राज्यसभा का भी चुनाव चुनाव आयोग ही कराता है। राज्य में अगर आ जाए तो यहाँ एमएलए और एमएलसी दोनों होते हैं। हर राज्य में नहीं होते, लेकिन कुछ राज्यों में होते हैं। तो जहां एमएलए और एमएलसी होंगे, दोनों का चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग। बस। अब राज्य चुनाव आयोग भी बना हुआ है, इसका क्या काम है? इसका बस एक काम है, वो पंचायतों का चुनाव कराएगा, नगरीय निकायों का चुनाव कराएगा, बस। और राज्य चुनाव आयोग मैंने बताया था कि केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीनता में काम नहीं करता, ये दोनों अलग अलग है। राज्य चुनाव आयोग को केंद्रीय चुनाव आयोग कोई आदेश निर्देश नहीं जारी कर सकता, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। वो अपने, ऐसे समझो ना बेटा, जैसे हमारे यहाँ संघ लोक सेवा आयोग है, जो आईएएस की परीक्षा वगैरह का आयोजन कराता है, और लोक सेवा आयोग हमारे यहाँ है इलाहाबाद में, ये अपने प्रदेश की परीक्षाओं का आयोजन कराता है। ये उनकी अधीनता में थोड़ा ही काम करता है। ये एसडीएम बनाता है, वो डीएम बनाते हैं। ये डिप्टी एसपी बनाते हैं, वो एसपी बनाते हैं।
समझ पा रहे हैं बेटा? 12। तो अब ध्यान से सुनो, हम क्या कह रहे हैं। जैसे जब चुनाव होता है बेटा, तो आपने नोटिस किया होगा चुनाव में राज्य पुलिस का भी उपयोग किया जाता है। अभी लोकसभा का चुनाव जब होगा तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस का सहयोग नहीं लिया जाएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य के प्रशासनिक शक्ति के अधीन आता है ना, कि केंद्र के आता है? बोल नहीं रहे। पुलिस राज्य सूची का मामला है, पुलिस पे केंद्र से कोई लेना देना नहीं। पुलिस के अधिकारी सिर्फ राज्य सरकार की सुनेंगे, वो मुख्यमंत्री की सुनेंगे। उत्तर प्रदेश का डीजीपी केंद्र के किसी मंत्री को नहीं सुनेगा, वो बड़े ध्यान से सुनेगा मुख्यमंत्री के आदेश को। मुख्यमंत्री महोदय के आदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश का डीजीपी उनको सुनेगा। सेना का अधिकारी किसी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की कुछ भी नहीं सुनेगा, वो सिर्फ केंद्र सरकार की बात सुनेगा। क्यों? उसके अधीन था। लेकिन आप देखते हो कि जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग एक एक सिपाही को नियंत्रित करता है, प्रदेश के एक एक कर्मचारी को नियंत्रित करता है। किसकी हैसियत है जो चुनाव आयोग की बात को नहीं मानेगा? प्राइमरी एजुकेशन राज्य सूची का विषय है, सारे प्राइमरी अध्यापकों में ड्यूटी लग जाएगी चुनाव में, और किसकी हैसियत है ड्यूटी नहीं देगा? अरे मुझे लगता है कि आप लोग नौकरी चाकरी वाले हो, आपको पता ही हो चुनाव की ड्यूटी महाआफत वाली ड्यूटी, भाई लग गई तो भाग नहीं सकते। एफआईआर वगैरह हो जाएगा, जेल वेल भी जाना पड़ जाता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो आप तो कह दो कि हम तो राज्य सरकार के मुलाजिम हैं, हम आपकी बात क्यों सुने? आप सेना होना को जाके आदेश दीजिए, सेना लगा दीजिए, हम तो नहीं जाएंगे ड्यूटी में, नहीं कह के देखिए, तो आपका उपयोग वो करेंगे। ऐसा संविधान में लिखा है जो आप लिखने जा रहे हैं। 258 में यही लिखा है कि केंद्र सरकार अपनी विधियों के अनुपालन करने के लिए राज्य के प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करेगा। और राज्य अब यहां जबरदस्ती 258(1) और 258(2) में क्या डिफरेंस है? दो अनुच्छेद दिखा ना बेटा आपने, एक आर्टिकल 2581 और एक आपने लिखा आर्टिकल 2582। इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखा? हाँ, दोनों में केंद्र सरकार अपने कृत्य राज्यों को दे सकते हैं। जैसे हम अपने कुछ कार्य आपको सौंपें, इसमें दो चीजें हो सकती, एक तो आपकी सहमति से कि हाँ बेटा ये काम हमारा आप कर दोगे, आपने कहा हाँ, मैंने सौंप दिया, और एक जबरदस्ती बिना आपसे पूछे, और आपको करना ही होगा। 258 में केंद्र सरकार अपने कृत्य राज्य को सौंपता है राज्यों से पूछ के, बोल नहीं रहा, और इसमें भी केंद्र सरकार सौंपता है बिना राज्यों के पूछे, आपसे अनुमति नहीं लेंगे। इलेक्शन वगैरह में यही होता है, राज्य सरकार से पूछेंगे थोड़ी कि आपके यहाँ सिपाही खाली हैं कि नहीं, पुलिस वाले खाली हैं कि नहीं। अगर हम ड्यूटी लगाएंगे, ड्यूटी पहले देनी होगी, बाकी बात करें ना करें, बोल नहीं रहा। इसका विरोध विरोध होता रहता है। चुनाव में आप देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के जो प्राइमरी अध्यापक हैं वो थोड़ा चिढ़ते हैं, जहां देखो वहीं इनको लगा देते हैं हर काम में। जनगणना होगी, जनगणना राज्य का काम है, जनगणना राज्य का काम है, जनगणना केंद्र का काम है, लेकिन राज्य के सारे तंत्र का उपयोग नहीं होता। राज्य के सारे कर्मचारियों का केंद्र सरकार उपयोग करने लगती है, जनगणना की ड्यूटी में लगा देते हैं, जनगणना करिए। वैसे भाई कोविड में हो नहीं पाया इस बार, लेकिन वो जब ड्यूटी होगी लगा देंगे, आपको ड्यूटी देनी ही होगी, भाग नहीं सकते। और ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते आप कि हम तो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार से हमारा क्या लेना देना है लेना देना। केंद्र सरकार ऐसा कहेगी तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? 258 इसकी अनुमति देता है। अब एक बड़ी मजेदार बात है, क्या राज्य सरकार भी ऐसा? ये तो समझ में आ रहा है कि ये अपना कार्य राज्यों को दे सकते हैं। दो अनुच्छेद बता रहा है बेटा, आर्टिकल 2581 और आर्टिकल 2582, दोनों में केंद्र सरकार अपने कार्य राज्यों को सौंपेगा, पूछ के, बिना पूछे। अब ये देखते हैं, ये भी बेचारे अपना कार्य इनको दे सकते हैं क्या? कहीं संविधान में ऐसा कुछ लिखा है? पलट के पूछेगा आपसे, क्या हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें राज्य सरकारें अपने प्रशासनिक कृत्य केंद्र को सौंप सकते हैं? क्या संविधान में ऐसा कहीं कुछ है? बताना पड़ेगा। तो बड़ी मजेदार बात है कि ऐसा तो कुछ नहीं था। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान लिख के तैयार हुआ
तो उस संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन बाद में हमने संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन करके यह हमने संविधान में लिखा। एक नोट बेटा बनाइए, एक नोट लिखिए। लिखें। अच्छा ये लिखे नहीं अभी दूसरा वाला? हाँ लिख लो लिख लो। लिखें। केंद्र सरकार अपनी विधियों के 258(2) में बेटा लिखिएगा, केंद्र सरकार अपनी विधियों के अनुपालन के लिए, केंद्र सरकार अपनी विधियों के अनुपालन के लिए राज्य के प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करेगा। राज्य के प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करेगा। क्लियर है बेटा? अंतर एक नोट बना के लिख लो, बहुत जरूरी है बेटा। एक नीचे नोट लिखिए, नोट बना के लिखो डिफरेंस क्या है दोनों में। लिखें। जहां 258(1) में, अनुच्छेद आगे लिख लिया करो बेटा, जहां अनुच्छेद 258(1) में ऐसा राज्य की सहमति पर होता है, जबकि अनुच्छेद 258(2), जबकि अनुच्छेद क्या बेटा 258(2) बिना राज्य की सहमति के होता है। बिना राज्यों की सहमति के होता है। क्लियर है बेटा? आपको नहीं लगता कि बेईमानी हो रही है? भाई हमारे और आपके बीच में अगर काम बंटे हुए हों, संविधान में बांट दिया कि केंद्र का काम फलाना फलाना होगा, राज्य का काम ढिमाका ढिमाका होगा, तो आप लोग सब लोग अपना अपना काम करो। बोल नहीं रहे बेटा? अगर संविधान में दो सरकारें बनाई गई हैं, एक केंद्र की और एक राज्य की, तो संविधान ने दोनों को कार्य भी बांट रखा है। वह ये कार्य केंद्र का होगा, ये कार्य राज्य का होगा, विधायी कार्य भी बटा हुआ है। व्यवहार में आपने देखा होगा कि कानून दोनों बनाते हैं, संसद भी बनाती है, राज्य भी बनाते हैं। संसद पूरे भारत के लिए बनाती है, लेकिन उन्हीं विषयों में बनाती है जिसको हम लोग संघ सूची का विषय कहते हैं। तो संघ सूची के विषय में संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय में राज्य सरकारें उस राज्य के लिए कानून बनाती है। कोई दूसरे इलाके में जाके कानून नहीं बना सकता। वैसे ही प्रशासनिक कार्य भी बांट दिए गए हैं कि भैया ये काम आपका होगा और ये काम राज्य का होगा। ठीक है, बड़ा अच्छा है। अब इसमें ये लिखा गया संविधान में, जब आप पढ़ रहे हो, कि केंद्र अपने कुछ कार्य राज्य को सौंप सकता है, जो 258 में आपको दिखा। एक दिखा पूछ के देंगे और एक दिया बिना पूछे देंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये तो वन वे ट्रैफिक है, एक तरफा मामला है? तो राज्य सरकार को भी अधिकार दीजिए ना कि राज्य सरकार भी अपने कुछ कार्य आपको सौंप सके। बड़े दुख की बात है कि जो हमारा मूल संविधान लिखा गया था, अच्छा संविधान कब लिखना शुरू हुआ था? हाँ कब से बेटा? 9 दिसंबर 1946। और बन के तैयार कब हुआ? हाँ ये सब बीत चुका है बेटा, ये सब हो गया है बहुत पहले, 26 नवंबर 1949 को। वो मूल संविधान जो बन के तैयार हुआ, उसमें 395 अनुच्छेद जो लिखे गए, उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि राज्य भी अपने अधिकार केंद्र को सौंप सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो कमी एक दिख रही थी, इसको ठीक किया गया। 7वां संविधान संशोधन जो किया गया, उसके द्वारा इसको ठीक कर दिया गया। तो लिख लें। अगला लिखें ये बेटा। अभी अगला आर्टिकल नहीं लिखेंगे, अभी नोट लिखेंगे। एक नोट लिखिए। लिखें 7वें संविधान संशोधन। अब तकलीफ यही होती है ना बेटा कि जब आप बीच में ज्वाइन करते हैं तो फिर हम नहीं समझ पाते कि आपको पीछे की क्या जानकारी है।
तो थोड़ा सा कुछ बातचीत हो जाए बेटा 2 मिनट के लिए। क्या हमारा संविधान जो लिखा गया था, कौन लिखा था? अरे रुक जाइए रुक जाइए, हमारा संविधान जो लिखा गया था किसने लिखा? अब हम संविधान की समाप्ति की ओर हैं बेटा, अब खत्म हो रहा है, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, आपके लिए फिर शुरू होगा। वो तो हम यही कर रहे हैं, फिर शुरू होगा, सही वक्त पे शुरू होगा। लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए कि संविधान कोई लिखा होगा बेटा भारत का? डरिए नहीं, जो मन में है वो बोलिए, किसने लिखा? उनकी ओर काहे देख रहे हैं? हाँ, उन्हीं, यही सब गड़बड़ी है ना, कि आप जो सुने हो कभी कभी वो सही नहीं होता। अच्छा, एक बात खुद ही सहज बुद्धि से बताइए, सामान्य बुद्धि से सोच के बताइए, इस देश का संविधान भीमराव अम्बेडकर काहे लिखेंगे? एक कॉमन सेंस से सोचिए, मैं इस देश का संविधान लिख दूं, लोग मानेंगे? मैं कौन हूं? भीमराव अम्बेडकर कौन थे भारत के? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए ना, भीमराव अम्बेडकर यहाँ के राष्ट्रपति थे कि यहाँ के प्रधानमंत्री थे? भीमराव अम्बेडकर क्या थे? हाँ नहीं ठीक है, बस आप कब बोलोगे हम कबूतर समझ लेंगे, इतनी समझ है। ड्राफ्टिंग कमेटी, हाँ, प्रारूप समिति ना, हाँ, जो समिति आप बोल रहे हो उसका नाम ड्राफ्टिंग कमेटी था, प्रारूप समिति था, उसमें 7 लोग थे जिसकी अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। तो अब थोड़ा सा संशोधन आपने ये कर दिया कि भीमराव अम्बेडकर अकेले नहीं लिखे, 7 लोग मिलकर लिखे, यही ना? 7 लोग देश का भाग्य बना देंगे। आप ही सोचिए कि ये तार्किक है कि 7 लोग, आज देश संविधान के अनुसार चल रहा है। और एक बात समझिएगा बेटा, इस देश में किसी की औकात नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है, ना हमारी, ना आपकी, ना राष्ट्रपति की, ना प्रधानमंत्री की, ना किसी की, जो संविधान के खिलाफ चला जाए, किसी की हैसियत नहीं है। अरे प्रधानमंत्री बड़े ताकतवर है ना, हाँ सुना तो है बड़े ताकतवर है, मोदी जहाज वहाज लेके जहां होता वहीं चले जाते हैं। तो एक बात मुझे बताइए कि अगर प्रधानमंत्री के पास ताकत है तो 2024 का चुनाव रखवा दें? नहीं होगा चुनाव, अब अगला चुनाव 2030 में होगा, तब तक मैं ही रहूंगा प्रधानमंत्री। कर सकते हैं ऐसा? 2024 के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली करनी होगी किसी हालत में। क्यों? किताब में लिखा है बस 5 साल, उसके बाद विदाई समारोह हो ही जाएगा। तो अगर ताकत इनमें है तो रुक के दिखाए ना, ताकत उस किताब में है, जो जो उस किताब में लिखा है बेटा वही वही होगा। क्लियर है? तो अगर इतनी ताकतवर किताब लिखी गई तो 7 लोग मिलकर लिख देंगे और पूरा देश 140 करोड़ के लोग सर झुका कर उसको मानेंगे? नहीं। अब जैसे ज्वाइन करोगे तो हम आपको ऑनलाइन वाला प्रोग्राम देंगे, तो पहला वीडियो जाके देखना 77वें में से, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम उसको रिपीट अभी नहीं करेंगे बेटा, जब हम शुरुआत करेंगे तब करेंगे, लेकिन फिर भी सुन लो। संविधान में हमारे यहाँ एक प्रस्तावना लिखा हुआ है, तो सुना ही होगा कि संविधान में एक प्रस्तावना है ना? चलो, तो प्रस्तावना में क्या लिखा है थोड़ा याद आ रहा है? नहीं, हमको याद है, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। तो पहली लाइन ये लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, याद आ रहा होगा? बीच वाली लाइन छोड़ो, वो हमारे मतलब का नहीं है। पहली लाइन क्या लिखा हुआ? हम भारत के लोग। लास्ट लाइन पे आ जाओ, लिखा हुआ है हम भारत के लोग, बीच में अनबन कुछ और लिखा हुआ है, फिर लास्ट लाइन ये लिखा हुआ है, अतएव दिनांक 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत व स्वीकृत करते हैं। लिखा है, पढ़ लीजिएगा जाके। तो भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकृत कौन करते हैं? पहली लाइन जोड़ो, हम भारत के लोग। क्यों नहीं लिख दिया हम ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग? मैं भीमराव अम्बेडकर क्यों नहीं लिखा? क्यों ये लिखा कि हम भारत के लोग? तो एक बात बेटा, भारत के संविधान को भारत के लोगों ने बनाया है, भारत की जनता ने बनाया है, तब देश की जनता इस संविधान को मानती है। भारत के संविधान को हम इंसल्ट नहीं कर रहे हैं किसी को बेटा, ये मत समझना कि मैं किसी को इंसल्ट कर रहा हूं। भारत के संविधान को भीमराव अम्बेडकर क्यों बनाएंगे? इतना महान देश है आपका ना, कि अगर भीमराव अम्बेडकर बनाए होते, मान लो यहाँ बवाल हो गया होता देश में,
कुछ विशेष जाति के लोग, कुछ विशेष धर्म के लोग, कुछ विशेष संप्रदाय के लोग एकदम कह देते भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं मानेंगे हम। काय माने हम? बेईमानी किया, ये किया, वो किया। भीमराव अम्बेडकर ने कोई संविधान नहीं लिखा है ना। अच्छा चलो हम एक उदाहरण से बताते, जैसे अभी 2-4 लाइन लिखा है आपने, तो कौन लिखा है वो? आपकी कॉपी पे 2-4 लाइन लिखी हुई है, ये कौन लिखा है? हम लिखे हैं, मैं जाके नहीं ना लिखा हूं। अच्छा, अभी बाहर मान लीजिए आपका कोई परिचित मिल जाए और आपकी कॉपी ले और देखे और पूछे कौन लिखा है, तो क्या बताएंगे? हम लिखे। लेकिन एक बात क्लियर है ना, आप खाली लिखे हो, एक भी शब्द इसमें आपका नहीं है, वो मैंने बोला है। क्लियर है? अब कुछ कहानी समझ में आ रही है? भीमराव अम्बेडकर ने खाली लिखा है। जो लोग ये कहते हैं कि संविधान को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, तो गलत नहीं कहते, लेकिन वो खाली लिखे हैं, अपने मन से सोच के बिल्कुल नहीं लिखे, कोई बोला है। 3 लोगों के जिम्मे काम था कि ड्राफ्टिंग तैयार करना, है ना। तो अब ये बड़ी मजेदार बात है कि जैसे आपसे कोई पूछेगा कि हम लिखे हैं, हो सकता है वो देख के पूछे लग तो नहीं रहा है, तो आप बताएंगे नहीं खाली हम लिखे हैं, सर बोले हैं हम लिखे हैं खाली, ये हो सकता है। तब वो हमारे ऊपर हमला बोलेगा कि काहे ऐसा लिखे, काहे वैसा लिखे, अगर कोई आपत्ति होगी तो आपसे थोड़ी वो बात करेगा। आप तो खाली लिखे हो, आपका क्या दोष है? हम जो बोले हैं आप लिख रहे हो, बात खत्म। आप तो कह दोगे अगर सही है गलत है, हमसे मत पूछिए, जाके सर से बात करिए, वही बोले हम तो लिखे। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिखा हुआ उसकी किसकी है? मेरी होगी, आपकी थोड़ी ही है। आप तो खाली लिख रहे हो, बोल नहीं रहे हो। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो? आपकी कहां जिम्मेदारी है भाई? लाउड स्पीकर से गाली सुनाई दे रहा है किसी को, तो लाउड स्पीकर की गलती है? नहीं नहीं, जो खड़ा होके बोल रहा है उसकी गलती है। लाउड स्पीकर तो सुना देगा, उसका क्या काम है? उसका यही काम है, अच्छा बोलोगे तो सुनाएंगे, बुरा बोलोगे तो सुना देंगे जोर से। तो आखिरकार बोलने वाले की जिम्मेदारी होगी, लिखने वाले की जिम्मेदारी नहीं होगी। जो बोल के लिखवा रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी, बोल नहीं रहे। तो संविधान को किसने बोल के लिखवाया? भारत के लोगों ने बोल के लिखवाया। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत के लोग इकट्ठे कैसे बोले होंगे सर, तो हम बताएंगे कैसे। अभी बेटा धैर्य रखो, है ना, तो हम समझाएंगे, अभी नहीं, अभी समापन करने दो, है ना, अभी समापन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन बेटा 7वां संविधान संशोधन 1956 1956। अच्छा, तो थोड़ा सा बेटा कुछ राय लेंगे जो अपने हमारे नए मित्र हैं उनसे, कि जो संविधान लिख दिया गया बेटा, वो उसमें 395 अनुच्छेद लिखे गए। अनुच्छेद मतलब घबराइए नहीं, जैसे आप कोई चीज लिखते हो तो पॉइंट बनाते हो ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, हम लोग नंबर लिखते हैं। संविधान में जो चीजें लिखी गई और नंबर ना लिखे, अनुच्छेद लिखा, पॉइंट ही समझो। अब क्या हमारे संविधान में कुछ परिवर्तन करने की गुंजाइश है? यानी जो लिख दिया गया 26 नवंबर को, उसे परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं? कैसे? अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? देखिए अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेटा। हमारे संविधान में कम से कम 2 तरीके से संशोधन होगा। एक तो अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है, किसी अनुच्छेद में ही लिख दिया गया है कि भैया यहां कोई दिक्कत हो तो बदल लीजिएगा। जहां कहीं कुछ लिखा उखा नहीं दिख रहा है, वहां अगर बदलने का मन है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, याद आ रहा है? तो नए राज्य बनाना अगर होगा तो 368 की आवश्यकता नहीं होगी। संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। लेकिन इस संशोधन में अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि अनुच्छेद ही कह रहा है कि ऐसा कर लीजिए। जहां नहीं कुछ लिखा है, एकदम खामोशी है, सन्नाटा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, वहां फिर ब्रह्मास्त्र निकालेंगे, और वो हमारे संविधान में ही ब्रह्मास्त्र का वर्णन है। आर्टिकल 368। तुम बताओ बेटा 368 की प्रक्रिया क्या है, कैसे संशोधन होता है? मतदान कितना वोट की आवश्यकता होती है?
साधारण बहुमत, विशिष्ट बहुमत, 2/3 बहुमत। एक्चुअली में थोड़ा अंदर से गुदगुदी हो रही थी तो मुझे लगा थोड़ा और गुदगुदा दें, है ना। अभी मैं बात कर रहा था तो गुदगुदी हो रही थी आपको, तो मुझे लगा थोड़ा और गुदगुदा दें आपको। अब गुम हो गई बुद्धि। यही पढ़ाई है, उसको समझना होता है बेटा। और यहाँ कोई माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ है सीख के, सबको यहीं आके सीखना पड़ता है। ये अलग बात है, किसी ने पहले शुरुआत की, किसी ने बाद में शुरुआत की, लेकिन सीख तो आप भी जाएंगे। बस आप कोशिश शुरू कर दिए, अब कहाँ बाकी रह जाएगा। बाकी तो इसलिए रह गया था कि मैं कोशिश नहीं किया। अरे बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कि कोई व्यक्ति पढ़ के पैदा होता है। अरे बोलना तो आता ही नहीं, 2-3 साल तक वो बोलना सीखना पड़ता है। इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हो गए, कहां से हो गए? पढ़ के ही, सुन के ही विद्वान हुए होंगे। आप अब कोशिश कर रहे हो, आप विद्वान हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे। मुझे संविधान तो पढ़ा लेना चाहिए। इलाहाबाद वाले भैया जब आते हैं ना तो बात कर लीजिएगा ना, तो भैया जी थोड़ा फलाने विषय पे बात थोड़ा हो जाए, और फिर देखो कौन भारी पड़ता है। अरे बेवजह रैंक नहीं लगाते हैं बेटा, और झंडा से थोड़ी फायदा होती है। हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो बात आप तक पहुंच रही हो, आप उसको समझ पा रहे हो, पढ़ाई हो रही है। हाँ बेटा, तो सुन लो, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद लिखा हुआ है 368। उसमें यही लिखा हुआ है कि संविधान में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन कर सकते हैं आप। तो हम लोगों को आवश्यकता महसूस हो गई 56 में, और 56 में हमने 7वीं बार इसका प्रयोग किया। 7वां मतलब 6 बार पहले हो चुका है, तो 7वीं बार हमने संविधान संशोधन किया और उसमें जोड़ दिया एक नया अनुच्छेद 258A, 258 क, और उसमें लिख दिया कि राज्य सरकार भी अगर चाहे तो केंद्र सरकार की सहमति से अपने कुछ प्रशासनिक कृत्यों को केंद्र को सौंप सकता है। लेकिन हाँ, इसमें यह नहीं लिखा गया कि बिना केंद्र की सहमति के भी आप दे सकते हो। जैसे 258 में आप दोनों देख रहे हो, सहमति से भी और बिना सहमति से। लेकिन 258 का जो संविधान में जोड़ा गया उसमें कहा राज्य सरकार भी केंद्र को दे सकते हैं, लेकिन केंद्र से पूछ के कि आप हमारा यह कार्य लेने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहेंगे हाँ तब आप दे सकते हैं, अगर वो कह दे नहीं तो नहीं दे सकते आप। लिख लें, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 258A या क, जो भी आपको ठीक लगे बेटा लिख सकते हैं, 258A या क स्थापित किया गया। क्लियर है बेटा? 258 का क्या किया गया बेटा? स्थापित किया गया, तथा बताया गया कि उसमें लिखा गया कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार की अनुमति से, राज्य सरकारें भी किससे बेटा? केंद्र सरकार की अनुमति से अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य, कुछ प्रशासनिक कार्य केंद्र को सौंप सकते हैं। केंद्र को सौंप सकते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? कोई डाउट? याद करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। पहली पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा अचरज तो हो ही रहा होगा, लेकिन दिमाग में रखना ही होगा। मतलब हमारे संविधान के भाग 11, ये हम लोग भाग 11 पढ़ रहे हैं बेटा। कितने भाग हैं हमारे संविधान में? हम मूल संविधान जो बनाया गया था उसमें 22 भाग थे, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं भाग 11 में क्या लिखा हुआ था। तो भाग 11 के अनुच्छेद 256, 257 और 258 पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो 258 ये था कि केंद्र सरकार अपने कार्य राज्य को सौंप सकती है, 2 विकल्पों के साथ।
एक पूछ के, एक बिना पूछे। लेकिन बड़े दुखद स्थिति थी, हमारे संविधान में लिखा ही नहीं था कि राज्य भी अपना काम केंद्र को सौंप सकती, तो थोड़ा अधूरापन दिख रहा था। तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया, 258 का जोड़ दिया और उसमें लिख दिया कि राज्य सरकार भी अपने कार्य केंद्र को सौंप सकती है, बशर्ते केंद्र सरकार इसके लिए हामी भर दे, कह दे हाँ तो। नहीं ऐसा अगर हो ना बेटा, तो राज्य सरकार इतनी चालाक है कि अपना सब काम केंद्र को सौंप के घोड़े बेच के सो जाए। आप ही आके बच्चों को पढ़ाइए, राजस्व विभाग राज्य के अधीन है, बवाल वाला विभाग है, जमीन जायदाद लफड़ा ये वो नाप जोख, ये किसके अधीन है? राज्य सरकार के अधीन है। और अगर ये केंद्र को सौंप सकते होते तब तक सौंप के घोड़ा बेच के सो रहे होते, सारा बवाल सौंप दो उनके कंधे पर, है ना बेटा। तो राज्य सरकार सौंप तो सकती है, लेकिन वो इसके लिए तैयार हो तो। क्लियर है बेटा। जैसे कभी कभी आप देखते हैं हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है, वो भी छोड़ो। अभी आप देख रहे थे जैसे हमारे कुछ प्रदेश हैं, हिमाचल वगैरह में बड़ी बाढ़ की स्थिति आई। टीवी भी देखते हैं ना, मैंने खाली सीरियल ही देखते हैं कि मैंने कुछ समाचार भी देखते हैं? नहीं, सीरियल देखिए और भी चीजें देखिए, तो आप अगर देख रहे होगे कि वहां भीषण बाढ़ आई हुई है ना। कुल्लू मनाली स्पेशली तो तबाही मची हुई है, पहाड़ के पहाड़ ढह रहे हैं। तो फिर लास्ट में सेना बुलाई जा रही है, सेना डिप्लॉयड की जा रही है। सेना किसके अधीन होती है? केंद्र के अधीन होती है। तो आप कैसे अपने यहाँ बुला लिए? तो राज्य आग्रह करता है कि अब हमारे बस का नहीं है, अब हम नहीं संभाल पा रहे हैं। सेना आ जाती है और सेना सब कुछ संभाल लेती है। मुझे लगता है 3-4 साल पहले केरल में बड़ी भीषण बाढ़ आई थी, भयानक बाढ़ आई थी, तो पूरी दुनिया सिहर गई, पूरा मद्रास डूब रहा था। अरे मद्रास की बाढ़ भूल रहे हो आप? 3-4 साल पहले मद्रास में वो बाढ़ आई कि पूरा मद्रास ही डूब गया। पुलिस की औकात है, पुलिस तो अपना थाना बचाए जो खुद ही बाढ़ में डूबा हुआ है, पुलिस वाले अपना घर बचाए, खुद ही डूबा हुआ है। तो भारत सरकार ने सेना से आग्रह किया कि जाइए और मदद करिए। और सेना जो है ना बेटा, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भारत का जो अपने आप में पूरा है, संपूर्ण है, ठीक है। सब कुछ उसके पास है, सब कुछ। उसके अपने डॉक्टर हैं, उसके अपने इंजीनियर हैं, उसके अपने जवान हैं, उसका अपना शिक्षा है, उसका अपना सप्लाई कोर है, सेना का सिग्नल कोर है, सेना का सब कुछ अपना होता है। तो सेना को एक आदेश मिलता है, सेना कर दिखाती है। अभी दिल्ली में मैंने सुना कि बाढ़ आई हुई है, तो एक फाटक था जिसका गेट नहीं खुल रहा था, डैम का, ताकि पानी निकले। थक हार गई राज्य सरकार, उसको उनके सारे इंजीनियर फेल हो गए, सेना को बुलाया गया। सेना ने कहा हम खोलते हैं, और फिर उस बात से कहा देखो आराम से खुल जाओ, नहीं बम लगा के उड़ा देंगे। क्योंकि सेना के पास वो भी व्यवस्था है, अगर गेट वेट खुला तो ठीक, और नहीं एक लगाएंगे नीचे आईडी और धमाक पूरा डैम ही गायब हो जाएगा। नहीं डैम गिरा देंगे भैया, फिर बनाना पड़ेगा। तो सेना के नेवी डिवीजन बुलाया गया, गोताखोर जुट गए और पानी के अंदर जाके, उनके पास सारा सिस्टम होता है, उन्होंने गेट को खोल दिया। तो सेना ही है ना बेटा। तो सेना इन राज्यों में आके वहां मदद कर रही है, तो राज्य की मदद कर रही है ना। तो जाहिर सी बात है, राज्य ने आग्रह किया होगा कि आप हमारी मदद करें, वो आके मदद कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। एक सुंदर सी व्यवस्था बनाने की कोशिश हुई। राज्य और केंद्र एक दूसरे के दुश्मन थोड़े ही है बेटा, हम ही लोग तो पूरा भारत है ना मिलके, तो सब एक दूसरे की मदद करें। हाँ, अधिकार बांटे गए हैं कि भाई आप ये काम देखिएगा, आप ये काम देखिएगा, तब ताकि देश चले। जैसे आप इस कोचिंग में आए हो, तो कोचिंग में आए हैं तब आपके ऊपर मेरा अधिकार है, हम आपको बोलेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, जरूरत पड़ने पे कुछ करेंगे, डांटेंगे, जो मेरा मन करेगा करेंगे, आपको आपका भविष्य बनाने के लिए। लेकिन कोचिंग के बाहर आप चले गए तो फिर मैं आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखता, फिर आपके गार्जियन, आपके घर वालों का आपको अधिकार होगा। तो बट गया है ना, यहाँ पे मेरा अधिकार, घर पे आपके गार्जियन का या जो भी हो उनका अधिकार। किसी संस्थान में अगर आप जाते हैं तो वहां का बास आपका अधिकारी। भाई जाहिर सी बात है, एक बच्चा है जो प्राइमरी का अध्यापक है, वो मेरे यहाँ के बढ़ता है, तब मैं बास हूँ उसका। फिर वो जाएगा अपने प्राइमरी स्कूल में तो उसका बीएसए पास हो जाएगा।
घर पे जाएगा तो हो सकता है उसके माँ बाप, उसके पिता, उसके गार्जियन पास हो जाते हैं। तो कोई झगड़ा होता है क्या इन तीनों के बीच में? नहीं, सबका अपना अपना क्षेत्र बटा हुआ, क्यों होगा झगड़ा? तो राज्य के अधिकार अलग बटे हुए हैं, केंद्र के अधिकार अलग बटे हुए हैं, सब अपना अपना काम करें, यहाँ झगड़ा काहे होगा? क्लियर है बेटा? एक चीज बताइए, देश पे अगर हमला हो, आक्रमण हो, तो क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी नहीं है, राज्य सरकारों से कोई लेना देना नहीं। इसका जवाब केंद्र सरकार देगी, यानी हमारी सेनाएं पलटवार करेंगे, हमला करेंगे। राज्य क्या करेगा? राज्य उससे हाथ हाथ धर के बैठेगा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, राज्य सरकार ने किया था, सेना ने किया ना बेटा। सबके काम बटे हुए, सब लोग अपना अपना काम करें। आगे बेटा, अनुच्छेद 260 और 200 सॉरी अनुच्छेद 259 और 261 निकाल दिया गया संविधान से, यानी आज की डेट में वो हमारे संविधान का हिस्सा है ही नहीं। तो है ही नहीं तो पढ़ेंगे भी नहीं। तो अगला जो अनुच्छेद है वो लिख लो, लिख लो, नहीं तो कल को कंफ्यूज होगे, ढूंढने लगोगे। 259, या फिर मुझे गरियाने लगो घर पे कि देखिए छोड़ दिए एक तो। 259, हाँ भैया, आप लोगों की सारी मनसा मुझे पता है। घर पे जाके खूब गाली दोगे कि देखिए एक छोड़ दिए। 259 लिख लें, निकाल दिया गया। इसको निरस्ती कहा जाता है। निरस्ती माने हिंदी का शब्द है। निरस्ती माने संविधान जब पढ़ोगे तो जगह जगह आपको ये शब्द दिखेगा। निरस्ती माने वो अनुच्छेद अब हमारे संविधान में नहीं है, निकाल दिया गया। वहीं ब्रैकेट में लिख लो ताकि आप क्लियर हो, कल को घर पे पढ़ो तो निकाल दिया गया। पहले एक ठो लिख लो ना, फिर क्रम से चला जाए तो ठीक रहेगा। 259 को पहले लिख लो, निरस्ती। निरस्ती माने बेटा अब हमारे संविधान का हिस्सा वो नहीं है, वो अनुच्छेद ही नहीं है अब। तो अगला नंबर किसका आया? 207। अभी 307 हो जाएगा। नहीं नहीं, 260, वेरी गुड। 260, हाँ बेटा। नहीं, हम सुन रहे थे आप क्या बोल रहे थे, मजाक कर दिए थोड़ा सा। 260, अनुच्छेद 260। अब वो है ही नहीं है बेटा, अब उसका कोई डिबेट की विषय वस्तु नहीं है। जो जो निरस्ती है ना, हमें पता ना आपको पता, वो संविधान को ड्राफ्टिंग अदालत कर दिया गया, जैसे आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे क्या है, वो है ही नहीं, अब खत्म कर दिया गया। आगे 260। अब यहां थोड़ा सा समझना है बेटा, थोड़ा रुकिए, थोड़ा हम बात कर लेते हैं तो समझिए। अखबार और न्यूज व्यूज तो देखते हैं ना बेटा। अगर सिविल की तैयारी आप कर रहे हैं तो जरूर देखिए, अखबार भी ध्यान से पढ़िए और न्यूज देखिए। आजकल ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो डोकलाम का नाम सुना है कभी किसी ने? एक जगह का नाम है डोकलाम। सुना सुना तो लग रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो काहे सुन लिया था? डोकलाम, डोकलाम जगह का नाम है, नहीं सुना? थोड़ा सा एक काम करिए बेटा कि जैसे ध्यान से सुनिए, किताब पढ़ के आप अधिकारी तो नहीं बन सकते, बिल्कुल तय जानो। हाँ, किताब पढ़ना भी जरूरी है। न्यूज और अखबारों पे विशेष बल दीजिए। 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये आपका काम है। बस ये है कि आंख कान खुला रखिए, समाचार देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए और अपने काम की चीज उसमें तलाशिए। हम याद दिला दे रहे हैं, आपको याद आ जाएगा। 4-6 साल पहले का मामला है, चाइना सड़क बना रहा था। आ गया ना? अब कौन याद दिलाएगा परीक्षा में? इन्विजिलेटर जो गाड़ी कर रहा है वो याद दिलाएगा? नहीं, कोई याद नहीं दिलाएगा, आपको खुद से याद आना होगा। तो चाइना सड़क बना रहा था बेटा, हमारे इलाके में नहीं, अपने इलाके में बना रहा था। वो सड़क बनाते बनाते वो भूटान के एक छोटे से इलाके को भी कह रहा था मेरा है, उस पर सड़क बना रहा था। और उस इलाके का नाम था डोकलाम। वो भूटान का इलाका है बेटा। बड़ी चर्चा हुई पूरी दुनिया में, अखबारों में, भारत में सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, लगा भारत चीन का युद्ध हो जाएगा और आप भूल गए। रोंगटे खड़े हो गए थे भारत की, अब तो लग रहा है चीन से भिड़ंत हो ही जाएगी। तो डोकलाम का एक इलाका भूटान का है बेटा, आज भी है। तो चीन सड़क बना रहा था, तो डोकलाम के कुछ इलाके पे कब्जा करके बनाना चाह रहा था सड़क। इसका विरोध कौन करे? भूटान करे, तो भाई मेरे इलाके में क्या सड़क बनाएंगे। लेकिन इसका विरोध भारत कर रहा था, इसका विरोध भूटान नहीं कर रहा था।
इसका विरोध कौन कर रहा था बेटा? भारत कर रहा था। और भारत तो आर पार के मूड में आ गया और कहा अगर युद्ध होगा तो युद्ध ही सही। ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी है भैया। भूटान के लिए हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए चीन से। और चीन कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है बेटा, घमासान हो जाता। लेकिन भारत की सेनाएं एकदम फ्रंट पे पहुंच गई और सारे तोप टैंक रेडी हो गए, सेनाएं एकदम डिप्लॉयड हो गई कि हट जाइए यहां से, नहीं तो अब 2-2-4 हो ही जाएगा। चीन भी अपनी सेना लगा दिया। तो आपको नहीं लगता कि यार हम पूरी दुनिया का ठेका लिए हैं कि जहां कोई देश किसी पर कब्जा करे हम पहुंच जाएं, यूक्रेन चले जाएं अपनी सेना लेके, रूस से लड़ जाएं? तो आपको नहीं लगता आखिर भूटान के मामले में हम कहां हस्तक्षेप किए? दोस्ती है बड़ी अच्छी। अरे भैया, दोस्ती के लिए देश को दांव पे नहीं लगा सकते। तो सुन ले जरा ध्यान से, ये मुझसे असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू में पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था। जिस साल मेरा चयन हुआ उस साल मुझसे इंटरव्यू में यही पूछा बोर्ड ने कि भारत और भूटान के संबंध के बारे में कुछ बताइए। आप भी कुछ बताएंगे? अच्छा, भूटान में जाने के लिए वीजा वूजा की जरूरत पड़ती है? पासपोर्ट की? नहीं नहीं, झोला उठाइए, टहलते हुए निकल जाइए, भूटान में कोई नहीं रोकेगा आपको। वैसे जैसे नेपाल जाते हैं आप, नेपाल में जाने के लिए आपको किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। कभी गए हैं? तो मैं गया हूं 1-2 बार। तो वहां नहीं बेटा, ऐसे सड़क पे चलते चलते चले जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। बस एक तो गेट बना मिलेगा, उस गेट के इधर भारत, उस गेट के उधर नेपाल। बस आप टहलते हुए चले जाइए। हाँ, ज्यादा बड़ा झोला वोला लेके जाएंगे ना तो सिक्योरिटी वाले आपको रोक लेंगे, दिखाइए क्या है इसमें, ये कर लेंगे। अरे एक महिला चली ही आई, बवाल मचा हुआ है टीवी पे सुबह से शाम तक, आप देख ही रहे हैं। वो सीमा हैदर या क्या नाम, उधर ही से ना घुस आई भारत में दोबारा। तो नेपाल में भी जाने के लिए हम लोगों को वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, आप जा सकते हैं। हाँ, 4 व्हीलर वगैरह अगर लेके जाते हैं आप तो बॉर्डर पे एक पास बनवाना पड़ता है, थोड़ा शुल्क जमा करना पड़ता है। पास बनवा लीजिए, शुल्क जमा कर दीजिए, बता दीजिए कितने दिन आपको नेपाल में रहना है। तो अपना टैक्स वैक्स लेते हैं, वो तो कोई लेता, हमारे यहाँ भी तो लेते हैं 12। भूटान में भी बेटा आपको किसी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भूटान की 3 चीजों पे भारत सरकार का समझौता है। यानी भारत सरकार ने भूटान के सरकार से 3 समझौता किया है। और चीन इसी को लेकर घबराता है कि भारत आज नहीं तो कल भूटान को अपने में मिला लेगा, भूटान भारत का हिस्सा बन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सिक्किम को हमने मिला लिया। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था बेटा, बाद में हमने सिक्किम को भारत में मिला लिया। तो चाइना ये घबराता है कि भूटान को भी आज नहीं तो कल मिला ही लेंगे। और एक बात बताएं, भूटान लगभग भारत एक प्रदेश जैसा, लगभग। वो कहने के लिए अलग देश है, क्यों है मैं बता रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो पढ़ाने जा रहे थे सर 260, ये भूटान कहां से पैदा हो गया बीच में? दिमाग में आ रहा होगा कि तो इधर उधर भागते रहते ना, ना इधर उधर नहीं है, 260 ही आपको समझा रहे हैं। अनुच्छेद 260 ये कहता है कि भारत सरकार भारत के बाहर किसी भी राज्य क्षेत्र के साथ एक समझौता कर सकती है और उस समझौते के अनुसार उसकी विधायी, कार्यपालक और संचार ये अधिकार अपने पास रख सकती है। और भारत और भूटान के साथ ऐसा ही समझौता हुआ है। रक्षा, विदेश नीति और संचार भूटान का भारत निर्धारित करता है। फिर से सुन लो कान खोल के, भारत और भूटान के बीच में एग्रीमेंट है बेटा, संविधान इसकी अनुमति देता है, 260 इसकी अनुमति दे रहा है। इसके अनुसार हमारा भूटान के साथ समझौता है। अगर भूटान पे किसी ने हमला किया, भारत पे हमला माना जाएगा और भारत की सेनाएं वैसे ही जवाब देंगी जैसे कि आपने भारत पे हमला किया है। तब ना हमारी सेना खड़ी हो गई आमने सामने। अरे भैया, हम कहे जाएंगे किसी के पचड़ी में टांग अड़ाने? हम झगड़ा वगड़ा नहीं पसंद करते भारत के लोग। लेकिन भूटान जब सांसद में हुआ और भूटान ने सिर्फ भारत को बताया कि देखिए हमारे खेत को जोत रहे हैं, है ना, और तुरंत एसडीएम साहब पहुंच गए मौके पर। भारत पहुंच गया कैसे भैया? क्योंकि पता है भूटान को कि हमें नहीं कुछ करना, बस भारत को बताना भर है। भारत की खैर नजर ऐसे ही थी, भारत की सेनाएं पहुंच गई, उन्होंने कहा नहीं बनेगा सड़क, नहीं बना, आज तक नहीं बना। सेना वहां मुस्तैद हो गई।
तो 260 बेटा ये कहता है कि भारत सरकार विदेशी राज्य के साथ ऐसा समझौता कर सकता है, जिसके तहत हमने भूटान से समझौता किया हुआ है। लिख लें, अनुच्छेद 260 के अनुसार, 260 हेडिंग बना लो बेटा, लिख लो। अनुच्छेद 260 के अनुसार भारत कामा भारत राज्य क्षेत्र के बाहर भारत क्षेत्र के बाहर एक समझौते के द्वारा कार्यपालक कामा विधायी कामा न्यायिक शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। न्यायिक शक्तियों को क्या कर सकता है बेटा? ग्रहण कर सकता है। क्लियर है? यानी हमारा संविधान इस बात की अनुमति देता है कि भारत सरकार चाहे तो किसी विदेशी, या ऐसे समझो ठेठ भाषा में कि भारत सरकार अगर चाहे तो किसी देश के साथ ये समझौता कर सकता है कि हम आपका फलाना फलाना काम खुद करेंगे, अगर वो देश तैयार हो तो। भूटान के साथ हमारा ऐसा समझौता, नेपाल के साथ हमारा ऐसा समझौता नहीं है। नेपाल के साथ हमारा कुछ ऐसा समझौता नहीं है। नेपाल पर अगर हमला होगा भारत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भूटान के साथ हमारा ऐसा समझौता है। एक ने कहा कि फिर नेपाल में बिना वीजा पासपोर्ट के काहे जाते हैं? रिश्तेदारी है हमारी, पौराणिक काल से हम लोग की रिश्तेदारियां हैं। हमारे रामचंद्र जी का विवाह नेपाल में हुआ तो पासपोर्ट लेके जाएंगे रिश्तेदारी करने? नहीं नहीं, एक ऐतिहासिक कारण है बेटा, क्योंकि वो भी हिंदू राष्ट्र है, भारत से उनका शुरू से लगाव रहा है। आप देखोगे खाना पीना सब्जी ये सब नेपाल में भारत से जाता है। जाके देखो तो ट्रक के ट्रक गुजर रहे होते हैं। अब कहने के लिए अलग देश है, लेकिन बिहार तो ऐसे ही होता है जैसे भारत का एक प्रदेश है। नेपाल में चले जाओ, वहां के होटल में रुको, घूमो टहलो, कोई परेशानी नहीं। हाँ, करेंसी उनकी अलग है, नेपाल की मुद्रा अलग है, आपकी मुद्रा अलग, वो अलग देश है, मुद्रा तो अलग होगी होगी। क्लियर है बेटा? 12 एक नोट बना लो नीचे छोटा सा। भूटान के साथ हमारा इसी प्रकार का समझौता है। भूटान के साथ हमारा इसी प्रकार का समझौता है। मतलब भूटान को ना बेटा, सुन लो थोड़ा सा समझना होगा, सिर्फ विषय पे बने रहने से बात नहीं बनेगी हायर कंपटीशन में। भूटान कागज में तो अलग देश है, बिल्कुल अलग देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है भूटान, तो हर मंच पे तो अलग देश के रूप में है। अभी आपने देखा हम लोगों के यहाँ एक संस्था है सार्क, जो लगभग मित्रप्राय ही हो गई है, तो सार्क का भी सदस्य है भूटान। तो हम भूटान का बहुत सुंदर उपयोग करते हैं। विदेश नीति और कूटनीति में भारत सरकार भूटान का बहुत बेहतर प्रयोग करती है। हाँ, कभी कभी हम घबराते हैं कि भूटान कभी कोई ऐसा कार्य करने लगता है जो बिना हमसे पूछे करने लगता है, तब भारत सरकार चिंता में पड़ जाती है। अभी बीच में मैंने सुना कि भूटान की सरकार चीन के साथ कुछ बातचीत कर रही है, टेंशन में भारत हो गया। काहे उनसे बात कर रहे हो बिना हमसे पूछे? हर कुछ वो भारत से अनुमति लेके करता है। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। सार्क का सम्मेलन इस्लामाबाद में होना था। इस्लामाबाद कहाँ है? अफगानिस्तान में, या पाकिस्तान में है? अच्छा चलिए, बड़ा अच्छा, कम से कम इतना तो पता है। अफगानिस्तान सॉरी इस्लामाबाद में सार्क की मीटिंग होनी थी। सार्क की मीटिंग हर साल बारी बारी से इनके सदस्य देशों में होती है। तो सार्क की मीटिंग इस्लामाबाद में होनी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था। रिश्ते बड़े खटास थे, जैसे आज भी रिश्ते बड़े खराब है। नेपाल का, भारत का कोई भी नेता पाकिस्तान नहीं जाना चाहता आज के डेट में, न जाना चाहता न जाता है। और वहीं आप देख रहे हो पाकिस्तान का भी कोई नेता भारत नहीं आना चाहता। वो तो भी G20 का सम्मेलन हो रहा था,
बिलावल भुट्टो जो विदेश मंत्री थे, उनको भारत आना था, पाकिस्तान में बवाल ही हो गया कि कैसे भारत जाओगे, मत जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम भारत में थोड़ी जा रहे हैं, हम तो G20 सम्मेलन में जा रहे हैं, वो भारत में हो चाहे जहन्नुम में हो, जहां होगा हम जाएंगे। ये हालत है। तो इस्लामाबाद में सार्क की मीटिंग होनी थी, भारत नहीं जाना चाह रहा था। भारत चाह रहा था कि उस मीटिंग में हम ना जाएं, पाकिस्तान में जाने का इरादा हमारा बिल्कुल नहीं था। लेकिन यह है कि पूरी दुनिया इसको देख रही होती कि संबंध कौन बिगाड़ रहा है, भारत बिगाड़ रहा है। नहीं, पूरी दुनिया भी तो देखती कि आपसी संबंध कौन खराब कर रहा है। तो अगर भारत नहीं जाता तो पूरी दुनिया यही कहती भारत के ऊपर कि आप रिश्ते खराब कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, माहौल खराब किया हो पूरे इलाके में। तो भारत ने एक रास्ता ढूंढा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, और उसने बहुत सुंदर प्रयोग किया उसने भूटान का। मैं बता रहा हूं कैसे। सार्क के कॉन्फ्रेंस का एक नियम है कि इसमें कोई भी सदस्य राष्ट्र अगर बैठक में भाग लेने से मना कर दे तो बैठक निरस्त हो जाएगी। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। सार्क के जितने देश हैं उसमें से कोई भी देश अगर ये कह दे कि हम इस सम्मेलन में भाग लेने नहीं जाएंगे तो बैठक निरस्त होगी। अब भारत अगर ये कह देता है कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे तो निरस्त हो जाता, और सारा ठीकरा किसके सर फूटता, भारत के। आप ही खराब किए सब मामला। तो भारत ने कहा कि भैया हम तो ये सब ब्लेम नहीं लेंगे, और उसने फोन कर दिया भूटान को। जिग्मे खेसर वांगचुक वहां के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति क्या नरेश हैं, राजा हैं। तो उन्होंने कहा हाँ सर बताइए। कहा कि तबीयत तो ठीक है आपकी? उन्होंने कहा हाँ। कहा नहीं ठीक है आपकी तबीयत? कहा नहीं मैं तो ठीक हूँ। कहा नहीं ठीक है, आपकी तबीयत खराब है। कहा मतलब इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं आप सम्मेलन में भाग लेने? कहा बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, और उन्होंने तुरंत इन्वाइट कर दिया कि सार्क की बैठक में भूटान नहीं जाएगा। क्यों? कुछ है हमारा कारण, हम नहीं बताएंगे। अब भारत को मिल गई जगह। भारत ने कहा हम तो अटैची उटैची लेके एकदम तैयार थे भैया, अब हो ही नहीं रही तो क्या करें। तो आपने जाना नहीं था। अब भूटान को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो मनाए कहे, जिसको जो मनाए सुने, उसको नहीं भारत को फर्क पड़ जाता। तो ऐसे हम लोग उपयोग करते हैं भूटान का। बड़ी खूबसूरती से जहां जरूरी होता है भूटान का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, अगला लिखें। आज इसको पूरा करेंगे बेटा, 63 तक हम चलेंगे, क्योंकि एक हिस्सा है प्रशासनिक संबंधों का, तो आज वो क्लियर करेंगे। लिखें 261, यही ना बेटा, लिख लीजिए। नरसती, काश पूरे संविधान में यही शब्द होता, है ना, तो मजा ही आ जाता है ना। निरसती मतलब निकाल दिया गया, कितना अच्छा रहता नहीं बेटा। पूछता क्या लिखा है, निरसती, खेल ही खत्म। चले अगला लिखे बेटा। अगला नहीं निरसती है, अगला है अनुच्छेद 262। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका बहुत ज्यादा महत्व है। पहले सुनिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। संविधान जब लिखा जा रहा था बेटा तो बहुत सोच समझ के संविधान लिखा गया, ऐसे रैंडम नहीं लिखा गया। बड़ी लंबी चल, अरे देख तो रहे हो 46 से लेकर 49 तक बना, तो समय लगा है बेटा, सोच के विचार करके। भारत के संविधान को संविधान सभा ने बनाया है बेटा। जो देश जब विभाजन हो गया तो 299 संविधान सभा के लोग बचे। ये 299 लोगों ने डिबेट करके, चर्चा करके, बहस करके संविधान बनाया। हम बात करेंगे बेटा, आप निश्चिंत रहो। 12, तो संविधान बनाने वालों ने एक चीज तो गौर कर लिया, यार देखो एक चीज तो होगी भारत में, आज नहीं तो कल नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती। और भाई नदी तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक ही राज्य में रहती, और राज्य क्या, नदियां तो एक देश से दूसरे देश में बहती। सिंधु नदी कहाँ कहाँ बह रही है? सिंधु नदी चीन में बह रही है, सिंधु नदी भारत में बह रही है, सिंधु नदी पाकिस्तान में बह रही है। तो देश की तो बात ही छोड़ दें, ये तो अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, अरे तिब्बत यानी चीन से होते हुए भारत में बह रही है। खैर छोड़ो, लेकिन भारत के अंदर की जो नदियां हैं जो भारत में ही रहती हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में तो बहती ही है। बोल नहीं रहे। तो संविधान वाले ये समझ रहे थे कि आज नहीं तो कल नदी के पानी को लेकर झगड़ा जरूर होगा भारत में, क्योंकि राज्य भिड़ जाएंगे कि पानी हमको कम मिल रहा, ज्यादा मिल रहा। सोच लिए थे संविधान लिखने वाले।
और बवाल आपके सामने ही है। कावेरी नदी जल विवाद हमेशा चर्चा में बना रहता। कावेरी नदी को लेके हमेशा राज्य भिड़ जाते हैं आपस में, स्पेशली कर्नाटक और तमिलनाडु एकदम तलवार खींच लेते हैं। और बड़ी मजेदार बात है, कावेरी नदी उत्पन्न कर्नाटक से होती है और बह के जाती है ये तमिलनाडु तक। तो कर्नाटक को इस बात का प्राउड है कि नदी हमारे यहां से निकलती है तो हम जितना चाहेंगे पानी उपयोग करेंगे। तमिलनाडु कहता है कि ऐसे थोड़ा ही होगा, जिसको जितनी जरूरत होगी वो उपयोग करेगा। अच्छा एक चीज बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में वो चीन से निकलती है, बह के भारत में आती है ना असम में। चीन ये कह दे कि नदी हमारे यहां से निकलती है, सारा पानी हम रोक लेंगे, रोक के दिखाएं उनकी हैसियत है तो। गंगा हमारे देश में उत्पन्न होती है, बांग्लादेश में जाके बहती है, भारत पानी रोक लेगा पूरा? कतई नहीं रोक सकते आप। सिंधु नदी का सारा पानी भारत रोक लेगा, पाकिस्तान में जाने नहीं देगा, मर जाएगा पूरा पाकिस्तान? नहीं, भारत नहीं रोक सकता, क्योंकि नदियां जिन जिन देशों में बहती हैं उन देशों का अधिकार होता है। और ऐसा नहीं कि जहां से नदी निकली है उन्हीं का अधिकार ज्यादा होगा। तो भिड़ंत तो होती रहती है। अरे आपके यहाँ जो 4-6 साल चुनाव हुआ ना राम जन्मभूमि को लेके, अब तो खैर बन रहा है, बड़ा अच्छा है, नहीं तो हमारे यहाँ तो चुनाव का मुद्दा होता था। बोल नहीं रहे? ऐसे दक्षिण का जो चुनाव होता है ना, वहां कावेरी नदी मुद्दा होता है। वहां की राजनीतिक पार्टियां ये कहती है कि अगर मुझे चुनाव जिताओगे ना तो सारा पानी ले लेंगे, तो मुझे जिताइए। पूरा चुनाव का हथकंडा है वो। इसीलिए संविधान लिखने वालों ने अनुच्छेद 262 लिखा और ये लिखा कि अगर नदियों को लेके राज्यों के बीच में विवाद होगा तो उसका निस्तारण कैसे किया जाएगा। इतनी गंभीर समस्या थी कि संविधान में ही लिख दिया गया। एक छोटी सी हेडिंग बना बेटा, अंतरराज्यीय, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराज्यीय जल विवाद। खूब पूछा जाता है बेटा आपसे कंपटीशन में, पेपर उठा के देखो एकदम बौछार लगा दिए, अंतरराज्यीय जल विवाद। थोड़ा एक चीज बताओ बेटा, और नहीं ये आप लोग नहीं बेटा, जो पढ़े हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में अगर विवाद हो जाए, केंद्र और राज्य सरकार में अगर विवाद हो जाए, तो इसका मुकदमा कहीं दर्ज होगा? कहां? सुप्रीम कोर्ट में। पढ़ा था आपने? प्राथमिक अधिकारिता पढ़ा था ना, अनुच्छेद 131, याद आ रहा है? हाँ 131, तो उसमें लिखा था ना कि दो राज्यों के बीच में अगर विवाद होगा, केंद्र और राज्य के बीच में अगर विवाद होगा, तो इसकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये सब पढ़ लिए हैं बेटा आप लोगों का छोटा है। तो जाए भाई, अगर नदी का भी विवाद है दो राज्यों के बीच में तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तो लिखने की क्या जरूरत? बोल नहीं रहे हो? जब पहले से संविधान में लिख दिया गया कि दो राज्यों के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो ये मुकदमा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, किसी हाई कोर्ट में मुकदमा नहीं होगा, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी वो सबको सर झुका के मानना होगा। तो नदी वाला भी तो चला जाता। बोल नहीं रहे? नदी के पानी को लेकर अगर दो राज्यों में विवाद होता तो भी जाओ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 262 में संविधान सभा ने जब संविधान की रचना कर रही थी तो लिखा कि यदि दो राज्यों के बीच में नदी के पानी को लेकर विवाद हो तो ऐसे विषय में केंद्र सरकार विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। बोल नहीं रहे? यानी केंद्र सरकार संसद में एक कानून पारित करके बताए किस नदी का कितना पानी कौन लेगा। एक बात मुझे बताओ बेटा, ध्यान से सुनना, व्यवहारिक प्रश्न है। बंटवारा करने वाला का काम आसान होता है, बांटने वाले का काम आसान होता है? बोल भी नहीं रहे? नहीं होता है बेटा, वो दोनों ओर से गाली सुनता है। गांव में देख लो ना, दो भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ और कोई आगे बंटवारा करने, वो जिंदगी भर गाली सुनते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों को लगता है मेरे साथ बेईमानी हो गई। तो केंद्र सरकार भी ये समझ रहा था कि अगर हम कानून बनाए और पानी को बांटा तो हम तो गए काम से, क्योंकि चुनाव लड़ने जब जाएंगे ना तो जनता समझा देगी कि अच्छा पानी कम दिए थे, लो। ये बड़े चालाक लोग हैं बेटा। इन लोगों ने क्या किया
इन लोगों ने एक कानून बनाया, सही में बनाया, अनुच्छेद 262 को लागू करने के लिए। ध्यान से सुनो बेटा, लिखो मत प्लीज, सुन लो, लिखने के लिए हर जगह लिखा हुआ, जाके पढ़ लेना। 62 में ये लिखा हुआ था कि दो राज्यों के बीच में अगर पानी को लेकर विवाद हो तो ये कोर्ट सोर्ट में नहीं जाएगा मामला, इसके लिए संसद में कानून बनाया जाएगा, उस कानून में साफ साफ बताया जाएगा कि नदी का कितना पानी कौन लेगा। एक बात मुझे, अगर संसद ऐसा कानून बनाए कर्नाटक और तमिलनाडु को लेके, कोई ना कोई नारा जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये राजनीतिक दल हैं, इनको चुनाव भी लड़ना पड़ेगा और चुनाव में खामियाजा भुगत लेंगे, नहीं भुगतेंगे तो ये रिस्क काहे लें भाई, ये खतरा हम काहे लें। न्याय अन्याय की बात छोड़ दो, ये बवाल राजनीतिक पार्टियां लेंगी, अपने सर लेंगी। वहां चुनाव कर्नाटक में ऐसे देखो हार गए, और कहीं कावेरी नदी को लेके कुछ 3-5 की होते तो और दुर्गति हो गई होती। तो इन लोगों ने क्या कानून बनाया, जरा सुन लो, कितने चालाक लोग हैं ये। इन लोगों ने कानून बनाया और कहा कि जब नदी को लेके एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में विवाद होगा, इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करेगा, ताकि ठीकरा उनके सर फूटे, हम बचे रहें। तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना था यार, तो 262 लिखने की क्या जरूरत थी, तो पहले ही लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लिख लें। हाँ, अंतरराज्यीय जल विवाद को लेकर संविधान में यह प्रावधान बनाया गया कि संसद विधि बनाकर, विधि माने कानून बनाकर, जल विवाद का अस्थायी समाधान प्रस्तुत करेगी। संसद जल विवाद का क्या बेटा, अस्थायी समाधान प्रस्तुत करेगी। यह अधिकार संसद को दिया गया था 262 में, देखें, क्लियर है बेटा। यानी संविधान के अनुच्छेद 262 में कहा गया कि संसद कानून बनाएगी, ठीक है, और संसद ने कानून बनाया। पैरा चेंज करें, लेकिन 1956 में, 1956 में जल विवाद अधिनियम पारित किया गया। जल विवाद अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की अधीनता में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की अधीनता में एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। न्यायालय की अधीनता में किसका बेटा, एक न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल कहते हैं बेटा इसको इंग्लिश में। सर्वोच्च न्यायालय के अधीनता में एक न्यायाधिकरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यायाधिकरण को ट्रिब्यूनल कहते हैं। नहीं, जरूरी नहीं अंग्रेजी लिखो, हिंदी में लिखो। तो अधिकार किसको सौंप दिया घुमा फिरा के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट को सौंप। क्यों किया होगा मुझे तो आप समझ रहे हैं कि हम ये बवाल अपने सर काहे मोल लें। क्लियर है बेटा। आगे एक और बचा हुआ बेटा, उसको भी पूरा कर लें आप। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद, ये पूछा गया अंतरराज्यीय परिषदों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता, बस इतना सा पूछा गया, तो बता देंगे ना बेटा। अंतरराज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अनुसार होता है। क्लियर है बेटा। अब इसमें क्या है, क्यों है, वो भी हम आपको बताएंगे। लिखें, राज्यों के मध्य विवादों को समाप्त करने के लिए तथा सामूहिक समझ विकसित करने के लिए
अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। जरा पानी बेटा लाना एक गिलास। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। मतलब समझ पा रहे हैं बेटा? जैसे मान लो कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा हो, तो बातचीत से विवाद का समाधान करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 263 यह अनुमति देता है, एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जा सकती है। तो परिषद का कुछ उद्देश्य होगा, वह मिल बैठ के समस्या का समाधान हो जाए। लिखे, अंतर्राज्यीय परिषद का उद्देश्य, माने क्या उद्देश्य है इसका? अंतर्राज्यीय परिषद का क्या बेटा उद्देश्य? ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ये सब ज्यादा इसलिए पूछते हैं कि पढ़ते समय बच्चे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इसी पे घूमते रहते हैं। तो ऐसी चीजें सामान्य रूप से बच्चे पढ़ नहीं पाते और यहाँ वो घेर लेते हैं और बच्चे बता नहीं पाते। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन क्यों किया जाता है, ये तो मोटा मोटा मैंने बता दिया कि राज्य आपसी विवाद को निपटाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद बना सकते हैं, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 263 में लिखा है। लेकिन क्या क्या ये करेंगे वो जरा लिखें। पहला पॉइंट, राज्यों के मध्य विवादों की जांच व परामर्श के लिए। राज्यों के मध्य विवादों की जांच वह किसके लिए बेटा? परामर्श के लिए। दूसरा, राज्यों के मध्य अच्छे संबंध विकसित करने के लिए। राज्यों के मध्य क्या बेटा? अच्छे संबंध विकसित करने के लिए। क्लियर है बेटा? तीसरा, राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए। तो ये आपका हुआ बेटा केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 256 से 263 तक। क्लियर है बेटा? कल को आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि हमारे संविधान में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा किस अनुच्छेदों तक की गई है। विकल्प दे दे के आपको परेशान कर सकते हैं। अगली हेडिंग बनाइए, संविधान का भाग 12, या खाली भाग 12 लिखो, भाग 12। तो भाग 12 होगा तो भाग 12 की कोई टाइटल होगी। पाठ है तो पाठ का नाम तो होगा ना बेटा। लिखें, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, इस विषय में यह भाग लिखा गया बेटा संविधान का। तो कुछ अनुच्छेद भी होगा बेटा इसमें, है ना? वहीं कोष्टक में लिख लें, अनुच्छेद 264 से 265 तक। 264 से 265 तक। क्लियर है बेटा? तो इसकी चर्चा कल करेंगे बेटा। हाँ, कल ध्यान रखना, कल आपके 2 लेक्चर हैं बेटा। कौन कौन बेटा? एक तो ज्योग्राफी भी कल होगी और संविधान भी कल होगा। तो कल क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। तो आज यही समाप्त करें, लेकिन